Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I will give you a lecture on capital structure determination. लेकिन इससे पहले I want you to recall overall cost of capital और weighted average cost of capital chapter. हमने weighted average cost of capital जो है वो determine किया था on the basis of capital structure weights. Capital structure weights क्या हैं? Basically it's a mix of long term financing. यानी कि हमने हर जो specific source of financing थी उसकी परसेंटेज डिटर्मिन की इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया उसके रेस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ और हम डिटर्मिन किया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम यूज़ करते हैं एज ए हर्डल रेट और एज अ क्रॉस ओवर रेट और एज ए कैपिटलाइजेशन रेट और एज अ डिस्काउंट रेट और एज ए सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। हमने ये देखा कि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम किया जाए तो स्टॉक प्राइसेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। यानी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इफ़ वी मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एज ए डिस्काउंट रेट यूज़ होता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक प्राइसेस के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यानी कि वो स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। फिर हमने वेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी स्टडी किया और ब्रेक पॉइंट्स डिटरमिन किए। हमने ये देखा कि एक सर्टन अमाउंट के बाद जो स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है उसकी कॉस्ट चेंज होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज होता है। इन सब बातों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स हैं क्या वो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक प्राइसेस के ऊपर आता है या नहीं आता। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स हैं या जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये इररेलेवेंट है इन डिटरमिनिंग द स्टॉक प्राइसेस, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर वेट के चेंज करने से स्टॉक प्राइसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर वेट अगर हम चेंज करें तो उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यानी हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज नहीं कर सकते। वो तमाम स्ट्रक्चर के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो अनचेंज होंगे। लेकिन एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रेलेवेंट है इन डिटरमिनिंग द स्टॉक प्राइसेस, यानी अगर हम जो टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मिक्स है इसको अगर हम चेंज करें तो वी कैन अचीव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ये है कि जहाँ पे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो जाए। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाए तो वहाँ पे जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो मैक्सिमम होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आता है, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होती है। और जब वो चेंज होती है तो वी कैन अचीव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिससे स्टॉक प्राइसेस जो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका इम्पैक्ट है, उसकी रेलिवेंस है इन डिटर्मिनिंग द स्टॉक प्राइसेस। इन दो थ्योरीज को हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको स्टडी करने के बाद हम क्या अचीव करते हैं। So after studying this chapter, you should be able to define capital structure, explain the net operating income approach to capital structure and the valuation of a firm, and calculate a firm's value using this approach. Then explain the traditional approach to capital structure and the valuation of a firm. Discuss the relationship between financial leverage and the cost of capital as originally set forth by Modigliani and Miller, and explain the traditional approach to capital structure and the valuation of a firm. The relationship between financial leverage and the cost of capital as originally set forth by Modigliani and Miller, and evaluate their arguments. Then describe various market imperfections and other real-world factors that tend to dilute M&M's original position. Then present a number of reasonable arguments for believing that an optimal capital structure exists in theory. Then explain how financial structure changes can be used for financial signaling purposes and give some examples. So first we define what is capital structure. It is the mix or proportion of a firm's permanent long-term financing represented by debt, preferred stock and common stock equity. कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ये मिक्स है तो या प्रोपोर्शन है या परसेंटेज है ऑफ ए फर्म्स परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग,
जो कि रिप्रेजेंट करती है डेट से, प्रेफर्ड स्टॉक से और कॉमन स्टॉक। यानी कि हर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर क्या परसेंटेज है या क्या प्रोपोर्शन है। और ये परमानेंट इसलिए कहते हैं कि कंपनीज जो है वो एक प्रोपोर्शन जो सेट करती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का टोटल फाइनेंसिंग में, उसको वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन रखना चाहती है। वो बार बार जो है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती। यहाँ पे क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि हम कैपिटल मार्केट डिसीजन देखना चाहते हैं स्टॉक पर, यानी कि मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट करती है अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको हम चेंज करें या उसकी प्रोपोर्शन को चेंज करें, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक प्राइसेस पे क्या आएगा। इसके लिए हमने दो assumptions ली हैं। फर्स्ट assumption ये है कि इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी हम इसको इन्वेस्टमेंट और एसेट जो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं उनको भी इग्नोर कर रहे हैं, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से यानी प्रोपोर्शन के चेंज होने से सिक्योरिटी प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। दूसरी assumption ये है कि हम सिर्फ जो है वो डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो इन दो assumptions को सामने रख के हमने कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरीज हैं फिर उनको हमने डिस्कस करना है। रेलेवेंट रेट्स ऑफ रिटर्न। So first we determine the cost of specific source of financing, then we will determine the overall cost of capital, weighted average cost of capital, then we use that weighted average cost of capital to explain the theories. So first we are determining the cost of debt. उसके लिए हमने कुछ assumptions ली। Interest paid each and every year, bond life is infinite, results in the valuation of a perpetual bond, no taxes। तो हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि taxes जीरो है, और हमने ये assume किया है कि जो बॉन्ड है वो perpetual बॉन्ड है, और हम जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो सेम अमाउंट जो है वो हर साल पे करेंगे फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ परपेचुअल बॉन्ड जो है वो इशू करना जरूरी नहीं होता, हम एक डेफिनेट बॉन्ड जो है उसको भी हम परपेचुअल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के अंदर हमने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की प्रोपोर्शन है उसको मेंटेन करना है। तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉन्ड है जिसकी लाइफ फॉर एग्जांपल 1 ईयर है, और हर साल जब ये रिटायर होगा तो हम सेम अमाउंट का बॉन्ड जो है वो इशू करेंगे और उसके ऊपर हम सेम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, और ये प्रोसेस हम जो है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसको हम इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो ये जो बॉन्ड है या जो डेट है ये भी परपेचुअल बॉन्ड या परपेचुअल डेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे परपेचुअलिटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है के आई इज टू एनुअल इंटरेस्ट ऑन डेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इससे हम कॉस्ट ऑफ डेट डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमिन करने के लिए हमने कुछ assumptions ली हैं। अर्निंग्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, 100% dividend payout results in the valuation of a perpetuity, appropriate in this case for illustrating the theory of the firm। क्योंकि हमने theory of the firm को explain करना है, तो हमने ये assumption ली है कि जो earnings हैं वो 0% सा ग्रो करें, यानी उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, और जो हम कंपनी अर्न करती है उसको वो 100% जो है वो शेयर होल्डर जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 100% है। कंपनी जितना अर्न करती है उतना ही डिविडेंड में पे कर देती है, अपने पास रिटेन नहीं रखती। जब वो रिटेन नहीं रखती है तो और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अर्निंग्स हर साल जो है वो ग्रो नहीं करती हैं, तो हर साल हमें सेम अर्निंग रिसीव हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम जितनी अर्निंग रिसीव होती है उसको रिटेन नहीं करते बल्कि उसको डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो अर्निंग्स हैं जो हमें हर साल सेम अमाउंट रिसीव होगी वो ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, क्योंकि जो बिजनेस है उसकी लाइफ जो है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो यही फार्मूला आपका परपेचुटी का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स और डिवाइड कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग के ऊपर, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका फार्मूला हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है? इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ये है सम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट प्लस अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स। इस फार्मूले को जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हमने जब कॉस्ट ऑफ डेट निकाला तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट को डिवाइड कर दिया था मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के ऊपर, और जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटर्मिन किया तो हमने अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दिया था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। दोनों में हमारी assumption परपेचुटी की थी कि दोनों सीरीज जो हैं वो परपेचुअल है,
ठीक है। हम यानी हर साल सेम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो हम सेम अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने उसको परपेचुटी का फार्मूला यूज करके कॉस्ट ऑफ डेट डिटरमिन किया। इसी तरह हमने एज्यूम किया कि जो इक्विटी है, जो कॉस्ट है, उसमें भी हमने कहा कि जो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स है, ये सेम अमाउंट हमें रिसीव होगी हर साल, और ये इसमें ग्रोथ 0% हो, और डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 100%। तो वो भी परपेचुटी का फार्मूला बन गया, और उससे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमिन किया। जब दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा। यानी इसका ये मतलब हुआ जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स। तो दो तरह के सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, एक बॉन्ड होल्डर है और दूसरे शेयर होल्डर्स। तो हमने जो बॉन्ड को पे किया है, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है, अगर उसको आप डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, तो वो एक आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं और दूसरा आप बॉन्ड होल्डर्स को दे रहे हैं, और दोनों को कंबाइन कर लें तो वो नेट ऑपरेटिंग इनकम बनती है। या उससे आप कह सकते हैं इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स। अब इनकम अवेलेबल टू ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स को टोटल मार्केट वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। जब उनकी स्पेसिफिक सोर्सेज की निकाली तो हमने इंडिविजुअली उसको उनकी मार्केट वैल्यू पे डिवाइड किया। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करेंगे तो ये फार्मूला भी परपेचुटी बन चुका है। तो हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड कर दिया है अब टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। इससे हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट जो है इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, कि हम इस डिस्काउंट रेट को यूज करके डिटरमिन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। यानी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए जब हम रेट यूज करते हैं, उस रेट को हम डिस्काउंट रेट या कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला है, जिसे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है कि ये इक्वल है कि यानी कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। हमने जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है उसका प्रोपोर्शन डिटरमिन किया है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर, प्लस हमने के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड कर दिया हमने टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। तो इसमें जो है वो एक प्रोपोर्शन आ गया कि हमने कितना डेट लिया है और हमने कितने परसेंटेज जो है वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग की, और उसको उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो को चेंज करें तो उससे जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। नाउ वी विल डिस्कस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इट्स अ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल and the total value of the firm remain constant as financial leverage is changed। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, बेसिकली ये कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररेलेवेंट है इन डिटरमिनिंग द स्टॉक प्राइसेस। यानी कि अगर आप लीवरेज जो फाइनेंशियल लीवरेज है, जो डेट का लेवल है, अगर उसको आप इंक्रीज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज होती है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अनचेंज रहती है। इस तरह टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी अनचेंज रहती है, उस पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसको समझने के लिए हम इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इसमें हमने अज्यूम किया है नेट ऑपरेटिंग इनकम इक्वल्स $1,350, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज $1,800 एट 10% इंटरेस्ट रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो $1,350 है, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है वो $1,800 है, और हम 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और जो के नॉट है यानी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो 15%। अब हम डिटरमिन करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम टोटल फर्म वैल्यू डिटरमिन करेंगे। टोटल फर्म वैल्यू डिटरमिन के लिए फार्मूला था नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है। तो 1350 को हमने डिवाइड कर दिया 15% के ऊपर, तो हमारे पास टोटल फर्म वैल्यू आ गई $9,000। फिर हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिटरमिन की। तो टोटल फर्म वैल्यू में से अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को हम लेस कर दें तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी जो कि $7,200। 9,000 में से हमने जो वैल्यू ऑफ डेट थी उसको हमने लेस किया तो हमारे पास आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न और इक्विटी का जो फार्मूला है वो है अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 1350 है। हमने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 10%, तो 10% ऑफ 1800 ले लें तो हमारे पास आता है 180। तो 1350 में से अगर 180 लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा
अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स को हमने डिवाइड कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी आ गया, वो आ गया 16.25%। और जो डेट इक्विटी रेशियो बनती है, ये बनती है 1800 को आप डिवाइड कर दें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर, तो ये आ गई 0.25। अब हमने डेट के लेवल को इंक्रीज किया फ्रॉम $1800 टू $3000, यानी हमने $1200 का और डेट लिया। इसे कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर किया है, लेकिन जो टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसको चेंज नहीं किया। ये जो प्रोपोर्शन है उसको तो आपने चेंज किया है, लेकिन जो टोटल फर्म की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ये टोटल जो फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ उसके अंदर जो मिक्स है, जो प्रोपोर्शन है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर दिया। इसमें होता है ऐसे है रिकैपिटलाइजेशन में, जैसे हमने $1200 का जो एडिशनल डेट लिया है, इसको लेके हम इक्विटी जो है, जो शेयर्स हैं, उसको रीपरचेज कर दें, उनको रिटायर कर दें। ठीक है, उससे जो टोटल जो फर्म की फाइनेंसिंग है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्रोपोर्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी डेट की प्रोपोर्शन इंक्रीज कर जाएगी इक्विटी के, अगर इक्विटी के साथ हम उसको कंपेयर करें। तो यहाँ पे हमने जो है वो 1800 से इंक्रीज करके उसको $3000 पे ले आए। तो जो $1200 है उसके हमने शेयर्स परचेज करके, यानी रीपरचेज किया मार्केट से, और हमने उसको जो है वो रिटायर कर दिया। तो ये टोटल फॉर्म वैल्यू क्या बनेगी, 1350 को हमने डिवाइड कर दिया 0.5 के ऊपर, तो टोटल फॉर्म वैल्यू आ गई $9000, यानी टोटल फॉर्म वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वो अब 9000 में से आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को लेस कर दें तो हमारे पास जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। जो अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है वो $3000, पहले $1800, तो 9000 में से 3000 आप लेस कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, जो कि $6000। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी, उसके लिए आप अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है उसमें, जो रेट है उसमें चेंज नहीं होगा। तो 10% ऑफ $3000 हमने जो है वो आ गया $300। 1350 में से 3000 लेस कर दें, उसको डिवाइड कर दें $6000 के ऊपर, तो जो रिक्वायर्ड रिटर्न इक्विटी है वो अब जो है वो 17.5%, जो कि अब इंक्रीज कर गया। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है, अब इसको 3000 में डिवाइड कर दें 6000 के ऊपर, तो ये आती है 0.5। अब आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो पहले 25% था, अब वो 50% है इन रिलेटिव टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी के चेंज करने से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो चेंज होगी। तो इसको अब हम ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या पड़ेगा। इस चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने डेट इक्विटी रेशियो लिखा है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और लास्ट में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हम ये एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो को हम चेंज करें, यानी डेट का लेवल इंक्रीज करें टोटल फाइनेंसिंग के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या आता है। तो अगर हम 100% इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करें तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 15% है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी 15% ही होगा। लेकिन अगर ये 0.25 हो तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 10% है, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 16.25% हो जाती है, यानी 15% से इंक्रीज करके 16.25% हो जाती है। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15%। ये 16.25% अभी हमने डिटर्मिन किया था प्रीवियस स्लाइड्स में। इस तरह अगर ये 0.25 से 0.5 हो जाए तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज करके 17.5% रहेगी, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अनचेंज रहेगा। इस तरह अगर ये 0.5 से 1 हो जाए तो ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है उस पर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो चेंज हो रही है, जो कि 20% है, और के नॉट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो 15% है। इस तरह इसको हमने 1 से डबल कर दिया, 2 कर दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो अब इंक्रीज करके 25% होगी, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15%। ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमने बैक का फार्मूला यूज़ किया है, और बैक का फार्मूला यूज़ करके हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन किया। आप खुद भी इसको जो है वो बैक का फार्मूला यूज़ करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हर लेवल के ऊपर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो के आई है उसमें कोई चेंज नहीं है। इसको निकालने का तरीका ये होगा, जैसे 0.25 है तो ये 25% ऑफ इक्विटी, तो ये 25% ऑफ टोटल फाइनेंसिंग नहीं,
तो इसमें जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, उसका मतलब ये होता है कि अगर $1 फाइनेंस कर रहे हैं थ्रू इक्विटी, तो फिर आप 25 सेंट्स फाइनेंस कर रहे हैं थ्रू डेट। तो इसका जो वेट निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि अगर आपने डेट का वेट निकालना है तो फिर आप इसको 0.25 को डिवाइड कर देंगे 1.25 के ऊपर, क्योंकि इक्विटी अगर $1 है और 25 सेंट्स अगर डेट के थ्रू फाइनेंस हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा टोटल फाइनेंसिंग 1.25। फिर आप 0.25 को डिवाइड कर देंगे 1.25 के ऊपर, तो डेट की का जो वेट है वो आपका निकल आएगा। इसी तरह अगर इक्विटी का वेट निकालना है तो फिर आप 1 को डिवाइड कर देंगे 1.25 के ऊपर, तो इस तरह इक्विटी का वेट निकल आएगा। फिर उनको रेस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ आप मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन कर लेंगे। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने डिटरमिन किया है, ये तमाम लेवल्स के ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं है, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट में चेंज नहीं है। लेकिन हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये की है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो एक कांस्टेंट लीनियर फंक्शन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो है। वो इंक्रीज हो रही है एट द इंक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं अगेंस्ट द इंक्रीज इन द रिस्क लेवल, क्योंकि जब आप डेट टू इक्विटी, जब आप डेट का लेवल इंक्रीज करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है। उस रिस्क के अगेंस्ट जो है वो जो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं वो एडिशनल कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं। और जो हम चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग यूज करते हैं डेट, यहाँ पे 10% रेट है और हमने ज्यूम किया कि ये इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है इसको एग्जैक्टली ऑफसेट कर रहा है जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ टर्म इक्विटी है। तो उसके ऑफसेट करने की वजह से 100% जब वो ऑफसेट कर रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो यही कहती है कि आप डेट इक्विटी रेशियो चेंज करते हैं, यानी आप रिकैपिटलाइजेशन करते हैं, आप कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं, तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज नहीं आएगा तो मार्केट प्राइसेस के ऊपर चेंज नहीं आएगा। अगर मैं आपको दोबारा से वही एग्जांपल जो हमने ली थी, जिसमें हमने जब 1800 डेट का लेवल लिया तो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिटरमिन की थी। तो मार्केट वैल्यू इक्विटी आ गई थी $7200। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि जो मार्केट प्राइसेस हैं पर शेयर वो ₹100 पर शेयर है, अगर 7200 को आप डिवाइड कर दें 100 के ऊपर, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं वो 72 आते हैं। जब हमने रिकैपिटलाइजेशन किया, हमने जो डेट का लेवल उसको इंक्रीज किया 1800 से 3000 के ऊपर, यानी $12 हमने एडिशनल जो है वो डेट लिया, तो हमने ये भी ज्यूम किया था कि हम उसको उससे शेयर्स परचेज करेंगे मार्केट से, और उससे हम शेयर जो है उनको रिटायर कर देंगे, क्योंकि टोटल फाइनेंसिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ प्रोपोर्शन चेंज होगी। तो अगर हमारे पास $1200 हैं जो हमने फाइनेंसिंग की है डेट के थ्रू, इस 1200 को अगर आप 100 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाते हैं, हम 12 शेयर्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 72 शेयर्स थे उसमें से 12 लेस कर दें तो आपके पास 60 शेयर्स बचते हैं। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली है वो 6000 थी। तो ये दोनों प्राइस वैल्यूज जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब रिकैपिटलाइजेशन की है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो अपनी सेम प्राइस के ऊपर मेंटेन रही। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन दी on the stock prices और on the market value of shares। तो ये थ्योरी जो है वो irrelevant थ्योरी कहलाती है, यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी irrelevance है in determining the stock prices। इस ग्राफ में हमने जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया। इसमें आप क्लियरली नजर आ रहा है कि जो के आई है यानी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट और डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट इक्विटी रेशियो की चेंज होने से कॉस्ट ऑफ डेट जो वो चेंज नहीं हो रहा, वो मेंटेन्ड है, वो कांस्टेंट है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी है यानी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो डेट का जो लेवल इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है, और हमें ये नज़र आ रहा है कि ये कांस्टेंट लीनियर फंक्शन है डेट इक्विटी रेशियो का। डेट इक्विटी रेशियो जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है उसी सेम प्रोपोर्शन के साथ कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो भी इंक्रीज कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये एक लीनियर फंक्शन को शो कर रही है। दूसरी तरफ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी 15% ऊपर ही कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट का लेवल इंक्रीज करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट हम यूज़ कर रहे थे जो कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग था, जो 10% के ऊपर मेंटेन्ड है, जितना भी हम डेट जो है वो यूज़ कर लें,
तो वहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी वो इंक्रीज करता जा रहा है। जो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी जो इंक्रीज कर रहा है वो इसके बेनिफिट को एग्जैक्टली ऑफसेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% के ऊपर ही मेंटेन्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इससे हमें यह नजर आता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इरेलीवेंट है इन डिटरमिनिंग दी स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो वी कैन नॉट अचीव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट में हम समरी देख लेते हैं एनआई अप्रोच की। इसमें हमने सबसे पहली पॉइंट ये है कि जो क्रिटिकल assumption थी कि के नॉट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल डेट इक्विटी रेशियोज। सेकंडली, एन इंक्रीज इन चीपर डेट फंड्स इज एक्जैक्टली ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि इसी की वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियोज एज लॉन्ग एज के आई इज कांस्टेंट। के ई इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो। हमने ये देखा कि जो के आई हमने एज्यूम किया था कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके चेंज ना आने की वजह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो के ई जो है इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो। और हमारा कंक्लूजन ये है इस अप्रोच के तहत कि देयर इज नो वन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी इसमें कोई एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको मिनिमाइज कर सकें और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और जो बाकी इसके जो टॉपिक्स होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।